हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मेघा एंड वेलकम टू पंख अकेडमी। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नेशनल इनकम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स का फॉर क्लास 12th। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम नेशनल इनकम की अगर बात करें, सबसे पहले तो ये देखने में आपको थोड़ा सा टफ चैप्टर लगेगा और उसके बारे में बहुत बच्चों का ऐसा पर्सपेक्टिव होता है कि ये चैप्टर टफ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर आपने अपनी 10th क्लास तक मैथ्स की है तो ये चैप्टर उसके हाफ भी नहीं है। बहुत ही इजी चैप्टर है और पढ़ने में बहुत मजा आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नेशनल इनकम पढ़ने से पहले नेशनल इनकम क्या होती है वो जानना बहुत जरूरी है। तो नेशनल इनकम इज दैट फैक्टर इनकम विच इज अर्न्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। तो सबसे पहले इसमें दो टर्म्स हैं, फैक्टर इनकम और नॉर्मल रेसिडेंट। इसमें हम दो टर्म्स देख लेते हैं, एक है फैक्टर इनकम, दूसरा है नॉर्मल रेसिडेंट। तो फैक्टर इनकम क्या होती है आपने इसके पहले चैप्टर में पढ़ा होगा। और इसके पहले मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि ये चैप्टर पे जंप करने से पहले इसके पहले दो वीडियोस आए हैं चैप्टर 1 पे, जिसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स के सारे बेसिक टर्म्स हमने पढ़े हैं। तो पहले आप वो वीडियोस देखें, फिर उसके बाद आप नेशनल इनकम पढ़ सकते हैं। तो उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब हम इसमें देखते हैं कि फैक्टर इनकम और नॉर्मल रेसिडेंट। तो फैक्टर इनकम इज दैट इनकम विच इज अर्न ऑन फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज पे जो इनकम अर्न होती है उसको फैक्टर इनकम बोलते हैं। फैक्टर सर्विसेज क्या होता है? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो फैक्टर सर्विसेज होती है हमारी लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो दैट इनकम विच इज अर्न ऑन फैक्टर सर्विसेज इज नोन एज फैक्टर इनकम। अब फैक्टर इनकम कौन कौन सी होती है हम देखते हैं। रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड वेजेस। तो हमारी फैक्टर इनकम होती है रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड वेजेस। सो दैट फैक्टर इनकम विच इज अर्न बाय नॉर्मल रेसिडेंट। अब हम नॉर्मल रेसिडेंट जानते हैं। नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है? नॉर्मल रेसिडेंट इज दैट पर्सन हु रिसाइड्स इन अ कंट्री फॉर मोर देन 1 ईयर एक्सेप्ट फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट एंड एजुकेशन पर्पस। नॉर्मल रेसिडेंट वो इंसान होता है जो एक कंट्री में रहता है 1 साल से ज़्यादा, उसको टाइम हो गया है वहाँ रहते रहते, एक्सेप्ट फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट एंड एजुकेशन पर्पस। मेडिकल ट्रीटमेंट और एजुकेशन पर्पस के अलावा जो इंसान किसी कंट्री में 1 साल से ज़्यादा के लिए रुका है वो वहाँ का नॉर्मल रेसिडेंट बन जाता है। नॉर्मल रेसिडेंट होना और सिटीजन होना दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। मतलब जैसे कि आप एक कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट है, सपोज यू आर अ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड अ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ यूएस। क्योंकि आप यूएस में 1 साल से ज़्यादा रह रहे हैं एजुकेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट के अलावा, तो आप यूएस के नॉर्मल रेसिडेंट हैं, लेकिन आप सिटीजन हैं इंडिया के। आप नॉर्मल रेसिडेंट उस कंट्री के होते हो जहां आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई करता है। आप 1 साल से यूएस में रह रहे हैं तो आप वहां के नॉर्मल रेसिडेंट बन जाओगे। ठीक है, तो ऐसे ही सो नेशनल इनकम इज दैट फैक्टर इनकम विच इज अर्न बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। फैक्टर इनकम मीन्स a normal resident means a person who is living in a country for more than 1 year is earning rent, interest, profit or wages is treated as national income। ठीक है, तो हम सीधे सीधे सिंपल वर्ड्स में बोलें कि नेशनल इनकम कुछ नहीं होता, सिर्फ एक इनकम होती है एक कंट्री की जो नॉर्मल रेसिडेंट अर्न करते हैं। वो फैक्टर इनकम जो नॉर्मल रेसिडेंट अर्न करते हैं विद इन द पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो अब एक नॉर्मल रेसिडेंट है वो यूएस में भी रह सकता है और इंडिया में भी रह सकता है। अब हमने फैक्टर इनकम देखी कि फैक्टर इनकम इज दैट इनकम विच इज अर्न ऑन फैक्टर सर्विसेज एंड फैक्टर सर्विसेज आर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। और उस पर हमको मिलता है रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड वेजेस। ये हमारी फैक्टर इनकम होती है और इसको हम बोलते हैं अर्न्ड इनकम। फैक्टर इनकम को हम अर्न इनकम भी बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कमाई हुई इनकम होती है। जब हम कुछ अपनी सर्विसेज देते हैं या हम कोई कुछ काम करते हैं उस पर हमको ये इनकम जनरेट होती है। ये हमको एज अ डोनेशन या एज अ गिफ्ट नहीं मिलती, इसलिए हम इसको अर्न इनकम बोलते हैं। ठीक है,
फिर दूसरी हमारी इनकम होती है ट्रांसफर इनकम, जो फैक्टर इनकम के ऑपोजिट होती है, क्योंकि ट्रांसफर इनकम इज रिसीव्ड एज अ हेल्प, चैरिटी और डोनेशन। ये हमें एज अ चैरिटी या डोनेशन रिसीव होती है, इसको इसलिए हम बोलते हैं अनअर्न्ड इनकम। इसलिए हम ट्रांसफर इनकम को बोलते हैं अनअर्न्ड इनकम। क्योंकि ये कोई सर्विस देके या फिर कुछ अपना काम करने के बाद आपको अर्न नहीं हुई है, ये आपको अर्न हुई है एज अ हेल्प, चैरिटी और डोनेशन। जैसे गिफ्ट्स वगैरह हैं तो ये हमारी ट्रांसफर इनकम होती है, बिकॉज इट इज अनअर्न्ड इनकम। यू हैवंट अर्न दिस इनकम बाय प्रोवाइडिंग योर सर्विस, somebody has just gifted you or just provided you as a help or donation। ठीक है, अब हम देखते हैं नॉर्मल रेसिडेंट, जो मैंने आपको पहले ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि नॉर्मल रेसिडेंट एक ऐसा बंदा है जो एक कंट्री में रह रहा है 1 साल से ज़्यादा के लिए एजुकेशन और मेडिकल पर्पस के अलावा, तो वो वहाँ का नॉर्मल रेसिडेंट बन जाता है। और इट इज़ नॉट कंपलसरी फॉर अ नॉर्मल रेसिडेंट टू बी अ सिटीजन ऑफ दैट कंट्री, क्योंकि नॉर्मल रेसिडेंट और सिटीजन 2 अलग अलग चीज़ें होती हैं। नॉर्मल रेसिडेंट आप किसी भी कंट्री के बन सकते हो ईजिली, अगर आप वहाँ पे 2 साल के लिए रुके हो और वहाँ पे कुछ काम कर रहे हो एजुकेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट के अलावा, अगर आप वहाँ पे रुके हुए हो तो वहाँ के आप नॉर्मल रेसिडेंट ईजिली बन जाओगे, उसमें कोई कुछ दिक्कत नहीं है। नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री इज द वन who resides in a country for more than 1 year except for medical treatment and education purpose. So that concludes our normal resident। ठीक है, अब ये बंदा है, अगर ये इंडिया का सिटीजन है मान लो, और ये यूएस में रह रहा है 1 साल से ज़्यादा के लिए, तो ये यूएस का नॉर्मल रेसिडेंट है, लेकिन सिटीजन अभी भी ये इंडिया का है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि नॉर्मल रेसिडेंट किस किस चीज़ को इंक्लूड करता है। सबसे पहले इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन। नॉर्मल रेसिडेंट इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई इंसान, कोई एक सिंगल पर्सन भी हो सकता है, या इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, जैसे WHO, IMF, ये आपके इंस्टीट्यूशन है। तो नॉर्मल रेसिडेंट या एक इंसान हो सकता है या एक इंस्टीट्यूशन हो सकता है। उसके बाद इट इज़ नॉट कंपलसरी फॉर अ नॉर्मल रेसिडेंट टू बी अ सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। इसके पहले भी मैंने आपको बताया कि सिटीजन और नॉर्मल रेसिडेंट 2 अलग अलग चीज़ें होती हैं। नॉर्मल रेसिडेंट को सिटीजन होना ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, फिर है हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक WHO और IMF विल वर्क इन वन कंट्री will not be treated as normal resident। अब WHO और IMF किसी कंट्री में, क्योंकि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो ये अगर किसी कंट्री में काम करती हैं, किसी सपोज ये इंडिया में आई और 1 साल इनको हो भी गया और ये यहाँ पे काम कर रही है, तो ये यहाँ की नॉर्मल रेसिडेंट नहीं बनेगी, क्योंकि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ये न्यूट्रल होती हैं, ये किसी कंट्री से, किसी रीजन से बिलोंग नहीं करती हैं। ठीक है, फिर हमारा फॉरेन विजिटर्स, पर्सन कमिंग फॉर इंस्टॉलिंग मशीनरी, क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल्स। अब जो फॉरेन विजिटर्स होते हैं, जो हमारे कंट्री सिर्फ घूमने आते हैं या कुछ स्पेसिफिक पर्पस मशीनरी इंस्टॉल करने आए, क्रू मेंबर्स होते हैं फॉरेन वेसल्स के, वो भी हमारे नॉर्मल रेसिडेंट में नहीं आते हैं, क्योंकि वो सिर्फ विजिटर्स हैं, कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए आए होते हैं। फिर है हमारा ऑफिशियल्स, डिप्लोमैट्स एंड मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेस ऑफ अ कंट्री आर ट्रीटेड एज नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ दैट कंट्री वेयर दे बिलोंग्स टू। अब हम आर्म फोर्सेस की बात करें या ऑफिशियल्स की बात करें तो वो उसी कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट माने जाएंगे जहाँ के वो हैं, क्योंकि आर्मी एक पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। अगर वो आर्मी वाला कहीं भी किसी भी कंट्री में जाए, लेकिन वो जहाँ जिस कंट्री की सर्विस दे रहा है, वो जहाँ का है, वो उसी कंट्री का माना जाएगा, क्योंकि आर्मी एक पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो ये हमने देखा कि नॉर्मल रेसिडेंट किन किन को इंक्लूड करते हैं और किन को इंक्लूड नहीं करते हैं। अब हमने देखा कि नेशनल इनकम क्या होता है, अब हम देखते हैं डोमेस्टिक इनकम क्या होता है। तो डोमेस्टिक इनकम इज दैट फैक्टर इनकम विच इज अर्न विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। तो डोमेस्टिक इनकम भी फैक्टर इनकम होती है, ये भी अर्न इनकम होती है विच इज अर्न ऑन फैक्टर सर्विसेज, बट इट इज अर्न विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। सपोज दिस इज आवर डोमेस्टिक टेरिटरी, सो दिस इज आवर डोमेस्टिक टेरिटरी, तो इसके अंदर जो इनकम अर्न हुई वो हमारी डोमेस्टिक इनकम होगी। अगर एक इंडियन रेसिडेंट है
वो अगर इनकम यूएस में अर्न कर रहा है तो वो डोमेस्टिक इनकम में नहीं आएगा, वो नेशनल इनकम में आएगा लेकिन डोमेस्टिक इनकम में नहीं आएगा, क्योंकि नेशनल इनकम में रेसिडेंट अर्न करे, क्योंकि नेशनल इनकम में रेसिडेंट अर्न करना चाहिए। अब वो कहीं भी अर्न करे, यूएस में अर्न करे, कनाडा में अर्न करे या इंडिया में अर्न करे, वो नेशनल इनकम में आएगा। लेकिन डोमेस्टिक इनकम में एक स्पेसिफिक टेरिटरी के अंदर ही वो इनकम अर्न होनी चाहिए। अगर इसके अंदर एक यूएस का सिटीजन है, वो हमारे इंडियन टेरिटरी में इनकम अर्न कर रहा है, तो वो डोमेस्टिक इनकम में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि उसने हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंडर वो इनकम अर्न करी है, इसलिए वो डोमेस्टिक इनकम में आएगा। ठीक है, तो डोमेस्टिक इनकम वो फैक्टर इनकम होती है जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अर्न की जाती है। फिर वो इंडियन सिटीजन अर्न करे, इंडियन रेसिडेंट अर्न कर रहा है या यूएस रेसिडेंट अर्न कर रहा है, नो मैटर हु इज अर्निंग इट शुड बी अर्न विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। और नेशनल इनकम में ऐसा नहीं होता। नेशनल इनकम में मतलब नहीं है कि वो इनकम इंडिया में अर्न की है या फिर यूएस में अर्न की है, वो नॉर्मल रेसिडेंट अर्न कर रहा है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, इसके साथ हमारे जो कुछ बेसिक डेफिनेशंस थी नेशनल इनकम की, कि नेशनल इनकम क्या होता है, नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है, डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, ये हमने देख लिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिलेटेड एग्रीगेट्स की, कि एग्रीगेट्स क्या होता है। तो एग्रीगेट्स कुछ बहुत ही लंबी चीज नहीं होती, बहुत ही शॉर्ट चीज होती है। 8 एग्रीगेट्स होते हैं, हम देख लेते हैं क्या क्या, फिर उसके बाद आप फॉर्मूलेज देखोगे, बहुत ही बेसिक फॉर्मूलेज इस चैप्टर के, कुछ बिल्कुल भी लेंथी नहीं है, बहुत ही ईजी फॉर्मूलेज है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम रिलेटेड एग्रीगेट्स की बात करते हैं। तो हमारे ये 8 रिलेटेड एग्रीगेट्स होते हैं। ठीक है, कुछ नहीं होता, ये सबसे पहले जी यहाँ पे आ जाता है, ये हमारे जी वाले टर्म से, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब हम देखते हैं मार्केट प्राइस क्या होता है। मार्केट प्राइस कुछ नहीं होता, मार्केट प्राइस वो प्राइस होता है जो आपको मार्केट में मिलता है। सपोज आपने एक कुरकुरे का पैकेट लिया और वहाँ पे लिखा होता है MRP, रुपीज टैक्स इंक्लूडेड ऑल द टैक्सेस, तो वो ही मार्केट प्राइस होता है। मतलब जिस प्राइस पे आप चीज़ें खरीदते हो वो मार्केट प्राइस होता है। और दूसरा है FC, मतलब फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट कुछ नहीं, फैक्ट्री कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो एक फैक्ट्री पे पड़ी हुई चीज़, अगर वही कुरकुरे एक फैक्ट्री में पड़ा होता तो वो आपको मार्केट प्राइस से कम होता, क्योंकि उसमें टैक्स नहीं लगा होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है मार्केट प्राइस और फैक्ट्री कॉस्ट में। मार्केट प्राइस मतलब जो मार्केट में प्राइसेस चल रही हैं, और फैक्ट्री कॉस्ट मतलब जो फैक्ट्री में उसकी प्राइस रही होगी टैक्स के बिना। ठीक है, तो ये हमारे जी वाले टर्म्स है। जी मीन्स ग्रॉस, एन मीन्स नेट। तो एक हमारा ग्रॉस है, एक नेट है। ग्रॉस में डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होता है और नेट में डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड नहीं होता। तो जो ग्रॉस है उसमें डेप्रिसिएशन होता है, नेट में डेप्रिसिएशन नहीं होता। फिर हमारा अगला टर्म है एन और डी। एन मीन्स नेशनल एंड डी मीन्स डोमेस्टिक। तो ये हमारे 4 एग्रीगेट्स है जी वाले और 4 एग्रीगेट्स हमारे एन वाले। तो जी में कुछ नहीं है, जी यहाँ पे सेम ही है आपका। फिर उसके बाद पी भी यहाँ पे सेम है, क्योंकि ये प्रोडक्ट मतलब इसका मतलब होता है प्रोडक्ट। फिर एक में डोमेस्टिक है, एक में नेशनल है, एक में डोमेस्टिक है, एक में नेशनल है। सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस है एमपी और एफसी में, एक में यहाँ पे एमपी लगा है और एक में यहाँ पे एफसी लगा है। तो ये 4 हमारे ग्रॉस वाले एग्रीगेट्स हैं और 4 हमारे नेट वाले एग्रीगेट्स हैं। एन मीन्स नेट, फिर P मीन्स प्रोडक्ट, और यहाँ पे भी सिर्फ नेशनल, डोमेस्टिक और एमपी और एफसी में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये हमारे 8 एग्रीगेट्स हो जाते हैं, 4 एन जी वाले ग्रॉस वाले और 4 हमारे एन नेट वाले। ठीक है, अब यहाँ पे इतने में सिर्फ आपको इतना ही जानना है कि हमारे 8 एग्रीगेट्स होते हैं, ग्रॉस वाले 4 और नेट वाले 4, बस दैट्स इट। और एमपी मार्केट प्राइस होता है, एफसी फैक्ट्री कॉस्ट होता है, और डी मीन्स डोमेस्टिक एंड एन मीन्स नेशनल, दैट्स इट। फिर हम कुछ बहुत बेसिक फॉर्मूलाज देख लेते हैं जो ग्रॉस नेट से ही बने हैं, ये उनके शॉर्ट फॉर्म से। तो सबसे पहले नेशनल इनकम अगर हम देखें तो नेशनल इनकम बना होता है डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसको हम पढ़ते हैं NFIA शॉर्ट फॉर्म में, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में पढ़ते हैं NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड।
तो नेशनल इनकम बना होता है डोमेस्टिक इनकम और NFIA से, क्योंकि ऑब्वियसली पहले उसमें डोमेस्टिक इनकम इंक्लूड होगा, लेकिन सिर्फ डोमेस्टिक इनकम से काम नहीं चलेगा, हमें उसमें चाहिए है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जब हम उसमें अब्रॉड की इनकम, हम डोमेस्टिक इनकम में जब हम अब्रॉड की इनकम को ऐड करेंगे तो वो हमारा नेशनल इनकम बन जाएगा, ठीक है। और डोमेस्टिक इनकम का इसका ऑपोजिट होगा, जब हम नेशनल इनकम से अब्रॉड की इनकम को माइनस करेंगे तो हमारे पास डोमेस्टिक इनकम आ जाएगी, ठीक है। तो और इसका ऑपोजिट करेंगे तो नेशनल इनकम आ जाएगी। फिर है हमारा नेशनल टू डोमेस्टिक। जो नेशनल टू डोमेस्टिक जो एक प्रोडक्ट बनाता है, इन इनकम को कन्वर्ट करता है, वो एक प्रोडक्ट होता है हमारा NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यही इनकम है जो नेशनल को डोमेस्टिक बनाता है और डोमेस्टिक को नेशनल बनाता है। फिर है हमारा MP टू FC। MP मीन्स होता है मार्केट प्राइस, हमने इसके पहले भी बताया, और FC मतलब होता है फैक्ट्री कॉस्ट। तो जो आपको मार्केट प्राइस पे चीज़ें मिलती हैं इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, वो होती है मार्केट प्राइसेस, और जो टैक्स को हटा के प्राइसेस बनती हैं वो होती हैं फैक्ट्री कॉस्ट। अब NIT क्या है? NIT है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो अगर आपको MP से FC में कन्वर्ट करना है, ये हमारा MP है, ये हमारा FC है। अगर हमें MP से FC में कन्वर्ट करना है तो हम NIT माइनस करते हैं, और अगर हमें FC से MP में कन्वर्ट करना है तो हम NIT प्लस करते हैं। NIT का मतलब होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का फॉर्मूला होता है इज इक्वल्स टू इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं उनमें से सब्सिडी माइनस कर दो तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आ जाते हैं। नेट इनडायरेक्ट टैक्स मतलब टोटल टैक्स जिसमें से सब्सिडी माइनस हो गया। अब सब्सिडी क्या होता है? सब्सिडी कुछ नहीं होता, जो गवर्नमेंट आपको हेल्प प्रोवाइड करती है, सिलेंडर पे कर दिया या किसी भी राशन पे कर दिया, वो सब्सिडी होती है, गवर्नमेंट की हेल्प होती है। तो जब हम टैक्सेस भी गवर्नमेंट हम पे टैक्सेस भी गवर्नमेंट ही लगाते हैं और सब्सिडी भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, तो जो गवर्नमेंट टैक्सेस लगाते हैं उनमें से हम सब्सिडी डिडक्ट कर देते हैं तो हमारे नेट टोटल टैक्स आ जाएगा, मींस नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमको टोटल आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं तो मार्केट जो प्राइस होते हैं उस पे टैक्स लगे होते हैं तभी वो मार्केट प्राइस बन पाती है। उसमें लिखा भी होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, ठीक है, जीएसटी वगैरह ये सारे टैक्सेस इसमें होते हैं मार्केट प्राइस में। तो अगर हमें फैक्ट्री कॉस्ट से मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करना है तो हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या करेंगे? प्लस करेंगे। और वहीं पे अगर हमें मार्केट प्राइस से फैक्ट्री प्राइस में लाना है, फैक्ट्री कॉस्ट में लाना है, तो हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देंगे तो हमारी ये वैल्यूज कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, फिर हमारा है NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे बनता है? जो फैक्टर इनकम हमारी अब्रॉड से आई उसमें से जो फैक्टर इनकम हमने अब्रॉड भेजी उसको हम माइनस कर दें तो हमारा नेट फैक्टर इनकम आ जाता है। नेट मतलब सिर्फ टोटल होता है। तो जो फैक्टर इनकम हमने बाहर भेजी, सपोज इन फॉर्म ऑफ इम्पोर्ट्स अगर हम करते हैं तो हमारी इनकम बाहर जाती है, और एक्सपोर्ट करते हैं तो वहाँ की इनकम हमारे यहाँ आती है। तो हमने जो इनकम वहाँ भेजी उसमें से जो उनकी इनकम हमारे यहाँ आई हम उनको माइनस कर देंगे तो हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का टोटल आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे ये फॉर्मूला दिया है कि ग्रॉस टू नेट कैसे कन्वर्ट करते हैं। हाँ, तो ये हमने देख लिया कि MP से FC कन्वर्ट करना है तो हम NIT माइनस करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली FC जो फैक्ट्री कॉस्ट है उसमें टैक्सेस नहीं होते तभी वो फैक्ट्री कॉस्ट बना होता है। अब हम देखते हैं ग्रॉस से नेट। ग्रॉस जो प्राइस होती है वो प्राइस होती है डेप्रिसिएशन के साथ वाली, तो ग्रॉस इंक्लूड करता है डेप्रिसिएशन और नेट डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं करता। नेट वाली प्राइस होती है डेप्रिसिएशन के बिना प्राइस। तो ग्रॉस से नेट कन्वर्ट करना है तो अगर ग्रॉस से नेट कन्वर्ट करना है तो आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि नेट डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं करता है। और ग्रॉस वाली चीज़ें डेप्रिसिएशन के साथ वाली चीज़ें होती हैं, तो अगर आपको नेट से ग्रॉस में कन्वर्ट करना है तो आपको डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा। ये दोनों फॉर्मूलेज हैं। अब है हमारा एक है नेशनल से डोमेस्टिक और डोमेस्टिक से नेशनल। हमने देख लिया कि अगर हमें नेशनल से डोमेस्टिक करना है तो हमें माइनस करना पड़ेगा NFIA, नेट
फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, क्योंकि डोमेस्टिक तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इंक्लूड ही नहीं करता, इसलिए हम वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और फिर अगर हमें डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो हम प्लस कर देंगे फैक्टर इनकम जो हमें अब्रॉड से रिसीव हुई है, तो हमारा नेशनल इनकम आ जाएगा। तो ये हमारे 3 फॉर्मूलेज बेसिक कंप्लीट होते हैं नेशनल इनकम के। ये फॉर्मूलेज आपको थोड़े से बड़े न्यूमेरिकल्स में हर जगह काम आएंगे, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक थे। अब एक बार हम इनको समराइज कर लेते हैं एक फ्लो चार्ट पे। अब हम आगे बढ़ने से पहले इन फॉर्मूलेज को एक बार समराइज कर लेते हैं कि ग्रॉस से नेट अगर आपको कन्वर्ट करना है तो माइनस डेप्रिसिएशन, और नेट से ग्रॉस प्लस डेप्रिसिएशन। फिर नेशनल से डोमेस्टिक तो माइनस NFIA, और डोमेस्टिक से नेशनल प्लस NFIA, ठीक है। फिर MP से FC माइनस नेट, एंड FC से MP प्लस नेट। नेट मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ये हमारे तीनों बेसिक फॉर्मूलेज इस चैप्टर के समराइज होते हैं। बहुत ही शॉर्ट है, आप ऐसे ग्राफ बना के लर्न कर सकते हैं कि ग्रॉस है जो डेप्रिसिएशन इंक्लूड करता है तो हम डेप्रिसिएशन प्लस कर देंगे, तो आप ऐसे ट्रिक से उनको याद कर सकते हैं। फिर एक बार हम एग्रीगेट्स की डेफिनेशन बनाना सीख लेते हैं। अब हमारे पास 8 एग्रीगेट्स हैं। 8 एग्रीगेट्स की डेफिनेशन याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप एक बार समझ लो कि आप डेफिनेशन कैसे बनाओगे, फिर आप 8 एग्रीगेट्स की बहुत ही इजीली डेफिनेशन बना पाओगे। तो सबसे पहले GDP MP, इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अब देखो यहाँ पर डोमेस्टिक की 2 चीज़ों की बात हो रही है। सबसे पहले यहाँ पे 2 टर्म्स पे हम हाईलाइट करते हैं कि एक तो मार्केट प्राइस, दूसरा डोमेस्टिक, और तीसरा ग्रॉस। तो ग्रॉस क्या होता है, वो जो डेप्रिसिएशन इंक्लूड करता है, इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, और दूसरा विच इज अर्न विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, बिकॉज ये डोमेस्टिक है। फिर मार्केट प्राइस, और ये मार्केट प्राइस वाली कॉस्ट है। सो मार्केट प्राइस ऑफ ऑल, क्योंकि ये मार्केट प्राइस है तो सबसे पहले हम ये पीछे जो आपने लगाया है टर्म, इसका फुल फॉर्म लिख देना है कि मार्केट प्राइस, ठीक है। फिर मार्केट प्राइस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। तो अगर ये यहाँ पे एन लगा होता तो हम डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं लिखते। प्रोड्यूस विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। अब हमने यहाँ पे ग्रॉस लगाया है इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। तो ये हमारे एग्रीगेट की ऐसे डेफिनेशन बन जाएगी कि सबसे पहले आपको लास्ट टर्म का फुल फॉर्म लिखना है, फिर यहाँ पे जो लिखा है, जैसे यहाँ पे डोमेस्टिक लिखा है तो विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, और यहाँ पे अगर एन लिखा होता तो वो नेट होता, वो एक्सक्लूसिव, मतलब उसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होता, तो आप लिखते एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। और यहाँ पे ग्रॉस इसलिए हमने लिखा है इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे ही आप 8 एग्रीगेट की डेफिनेशन खुद से बना सकते हैं बिना उसको याद किए, बहुत ही इजी है। सबसे पहले जो हमारा आखिरी टर्म है उसका फुल फॉर्म लिखेंगे, मार्केट प्राइस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड कहाँ पे, विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, और ग्रॉस है तो डेप्रिसिएशन इंक्लूड होगा, तो इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। ऐसे ही हमारे 8 एग्रीगेट की डेफिनेशन बहुत इजीली बन जाएगी। अब हम NDP एक और टर्म देख लेते हैं फॉर योर कन्वीनियंस। सबसे पहले यहाँ पे भी हम आखिरी टर्म पे फोकस करेंगे जो है मार्केट प्राइस, तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे मार्केट प्राइस। अब यहाँ पे भी डोमेस्टिक है तो मार्केट प्राइस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एन है, नेट है, वहाँ पे था G ग्रॉस, यहाँ पे नेट। तो नेट में क्या होता है, डेप्रिसिएशन नहीं होता है, माइनस होता है डेप्रिसिएशन, इसलिए हम लिखेंगे एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को हटा के उन मार्केट प्राइसेस की बात कर रहे हैं जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस हुई है, ठीक है। अब हम एक और टर्म देख लेते हैं जिसमें एन है, क्या है, नेशनल है जिसमें, तो उसमें भी पीछे सबसे पहले मार्केट प्राइस है। अगर यहाँ FC होता तो आप लिखते फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, लेकिन यहाँ MP है तो आपको लिखना है मार्केट प्राइस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री, यही लिखना है सेम। लेकिन यहाँ पे ग्रॉस है तो डेप्रिसिएशन इंक्लूड करेगा ना, तो हम लिखेंगे इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन प्लस NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर यहाँ पे आपको N दिया है, नेशनल दिया है यहाँ पे, तो आपको लिखना है प्लस NFIA प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। हम इसमें इंक्लूड करेंगे डेप्रिसिएशन क्योंकि ग्रॉस है, और ऐड हम यहाँ पे करेंगे NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो अब्रॉड से इनकम आई है उन दोनों को ऐड करके हमारा प्रोडक्ट बनता है GNP MP। दैट्स इट। तो ऐसे ही आप बाकी सारे एग्रीगेट्स की भी डेफिनेशन बहुत इजीली खुद बना सकते हैं, आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
अब हम पार्ट ए के आखिरी टॉपिक पे पहुंच गए हैं, जो है नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। इसमें सिर्फ हम नॉमिनल और रियल जीडीपी देखेंगे क्या होता है, फिर इसके अगले वाले पार्ट में हम इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे विथ फॉर्मूला एंड इट्स डिफरेंस। नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो हर साल एग्जाम में मोस्टली रिपीट होता है, तो इसके बाद वाले पार्ट में हम वो देखेंगे। अभी हम सिर्फ देख लेते हैं कि नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी होता क्या है। नॉमिनल जीडीपी वो जीडीपी होता है जो करंट प्राइजेस पे मेजर करते हैं, मतलब आज जो प्राइजेस चल रही हैं अगर उन पे हम बात करें तो वो नॉमिनल जीडीपी होता है। जीडीपी एट करंट प्राइस इट इज नोन एज एक्चुअल जीडीपी, इसको हम एक्चुअल जीडीपी भी बोलते हैं, ठीक है, नॉमिनल जीडीपी को। और ये सिर्फ आज की प्राइजेस देखता है, मतलब आज जो गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइजेस हैं उस पे ये मेजर होता है नॉमिनल जीडीपी। So it is that value of final goods and services which is produced in the economy during an accounting year at current prices, current year prices. ये इसको हम एज अ वेलफेयर इंडेक्स यूज नहीं करते क्योंकि ये सिर्फ करंट प्राइजेस की बात करता है, और इसको हम बोलते हैं ये करंट प्राइजेस पे मेजर होता है और इसको हम एक्चुअल जीडीपी बोलते हैं। और अगर हमें अपनी इकोनॉमी का वेलफेयर कैलकुलेट करना है तो वो इस जीडीपी से कैलकुलेट नहीं होता क्योंकि ये सिर्फ करंट प्राइजेस इंक्लूड करता है। अब करंट प्राइजेस से सिर्फ हम अपनी इकोनॉमी का वेलफेयर नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमारा रियल जीडीपी, रियल जीडीपी उसके ऑपोजिट है, ये कांस्टेंट प्राइजेस पे मेजर होता है। जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइजेस इज नोन एज रियल जीडीपी। जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइजेस इज नोन एज रियल जीडीपी एंड इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रोथ इन जीडीपी। अगर हमें अपनी इकोनॉमी की या जीडीपी की ग्रोथ कैलकुलेट करना है तो वो हम रियल जीडीपी से कैलकुलेट करते हैं, इसको रियल वेलफेयर इंडेक्स माना जाता है। मतलब अगर हमें अपनी कंट्री का वेलफेयर देखना है तो वो हम रियल जीडीपी से ही देखेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट प्राइजेस पे कैलकुलेट होता है, और उसको हम बोलते थे एक्चुअल जीडीपी, इसको हम बोलते हैं रियल जीडीपी। इट इज़ अ गुड मेजर ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल, ठीक है। तो ये हमारा रियल जीडीपी, तो इसके साथ हमारा रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी भी कंप्लीट होता है। इसमें हमने सिर्फ उनकी डेफिनेशंस देखी और जाना कि रियल जीडीपी क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है। अब इसके बाद हम रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे फॉर्मूले के साथ, और नेशनल इनकम भी हम अगले पार्ट में कंप्लीट करेंगे। ये पार्ट्स हमने बहुत ही छोटे छोटे रखे हैं ताकि आपको पढ़ने में भी इंटरेस्टिंग लगे, बोरिंग और लेंदी ना लगे। और जो हमारा कॉमर्स का चैनल है टेलीग्राम पे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो डोंट फॉरगेट टू चेक दैट आउट। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड वी विल प्रोवाइड यू रेगुलर videos for commerce. Till then, take care. I'll see you in the next video. Bye, students.